अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है ऑन इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग पर। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, फॉर वेब 3 डेवलपमेंट, फॉर बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने किस के ऊपर काम किया था? हमने रिक्वायर के ऊपर काम किया था, हमने असर्ट के ऊपर काम किया था। ये दोनों जो है वो एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था। और हमने क्या किया था, बैंक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था, ठीक है। तो आज भी एक बहुत मज़े का लेक्चर होना चाहिए। और आज जो है वो मैं सबसे पहले तो जो लेक्चर नंबर 8 है, मैं अब ये किया करूँगा कि जो जो भी लेक्चर है उसके ऊपर जो कमेंट्स आए हुए होंगे, ठीक है, उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे और फिर जो है वो नया लेक्चर शुरू कर किया करेंगे, ताकि जो भी लोगों के सवालात हैं वो जो है मैं उन्हें बता सकूं, ठीक है। खैर वहाँ पे तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, पोस्ट के ऊपर। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा और डिटेल में बात करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो जो है वो टाइप करके थोड़ा टाइम लगता है और समझाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ठीक है, चलें जी। आज के लेक्चर के ऊपर ज़रा पहले हम खोल लेते हैं कि आज लेक्चर नंबर 9 है। हम करेंगे क्या, एक मिनट, बिल्कुल। तो लेक्चर नंबर 9 में आज का जो हमारा एजेंडा है, हम डाटा लोकेशंस के ऊपर बात करेंगे। डाटा लोकेशंस के मतलब कि कहाँ कहाँ डाटा हमारा स्टोर हो सकता है, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक असाइनमेंट भी मैं आज आपको दूंगा, ठीक है। तो ये आपका काम होगा असाइनमेंट करना, और उसका जो है वो सॉल्यूशन आप जो है वो कमेंट्स में ही अपना जो है वो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट जो है वो पेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि ज़रा लेक्चर नंबर 8 में जो है ना हम बात कर लेते हैं कि जो लेक्चर नंबर 8 था उसमें कुछ लोगों के सवालात जो हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 8 है, आपको स्क्रीन आई थिंक नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहला तो है कि थैंक यू टीम टैनअप, आई एम लर्निंग सॉलिडिटी विद ग्रेटर इंटरेस्ट, थैंक यू तला। सो या बाकी लेक्चर्स गाइड सेक्शन में अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के गाइड में, ठीक है। लिंक्डइन में देखता हूँ अभी आपकी। और अगला कोई अगर कोई सवाल है, सर आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड सिखाएंगे? बिल्कुल। देखिए, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के ऊपर हम काम करेंगे। अभी जो है वो हमारा बैक एंड के ऊपर काम हो रहा है कि सॉलिडिटी ब्लॉकचेन कैसे लिखी लिखी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ईवीएम ब्लॉकचेन आनी चाहिए, और ईवीएम ब्लॉकचेन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि सारी ईवीएम ब्लॉकचेन जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट करती हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए आपको सॉलिडिटी आनी चाहिए। तो बहरहाल देखें, बैक एंड करने के बाद हम फ्रंट एंड के ऊपर क्या होगा, लेट सपोज अगर आप कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं, मान लेते हैं कि स्टेकिंग की आपने एक एप्लीकेशन जो है वो बनाई है, जिस तरीके से टैनअप की जो है वो एक स्टेकिंग की एप्लीकेशन है। यूज़र आता है, यूज़र वहाँ पे जाके डिपॉजिट करता है अपना कुछ भी टैनअप, 1000, 5500, और उसको अकॉर्डिंग टू द APY रिवॉर्ड मिलता है आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। तो अगर ये फ्रंट एंड भी है उस एप्लीकेशन का, ठीक है। तो अब आप फ्रंट एंड बनाना बिल्कुल जो है वो सिखाऊंगा मैं इसमें, इस लेक्चर में। हम फ्रंट एंड किस फ्रेमवर्क के ऊपर, देखिए HTML CSS तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है रिएक्ट, हम उसके ज़रिए फ्रंट एंड बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल करेंगे। और बैक एंड के ऊपर देखें, फ्रंट एंड को बैक एंड से जो इंटीग्रेट करवाएगा हमें, वो विद द हेल्प ऑफ Web3 इंटीग्रेशन हम करेंगे। और अगेन उसके लिए हमें अब हमारे फ्रंट एंड को ABI से कनेक्ट करवाना पड़ेगा। अब ये ABI क्या चीज़ है, ये बात करेंगे जब हम प्रॉपर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ आ जाएंगे कि फ्रंट एंड क्या चीज़ है, फ्रंट एंड किस तरीके से काम करता है। फ्रंट एंड के लिए हम कौन कौन सी जो है वो फ्रेमवर्क्स यूज़ करेंगे, मैंने बता दिया। हम जो है वो रिएक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से उसको बैक एंड पे कनेक्ट करवाना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या ब्लॉकचेन से उसको कनेक्ट कैसे करवाना है, ठीक है। और आप डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं, Node.js होगा बैक एंड के ऊपर हमारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे, छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाएंगे। मेरा है कि हम स्टेकिंग की एप्लीकेशन बनाएं, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो एक एप्लीकेशन का फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। और बैक एंड में जब ब्लॉकचेन की बात आ जाए तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। बिल्कुल हम काम करेंगे, ट्रफल के ज़रिए करेंगे हम सारा काम, ठीक है। तो अच्छा जी, टाइम लगेगा आपको, मैंने बताया कि ये 5 से 6 महीने का कोर्स है, ठीक है। और ऑन कंसिस्टेंट बेसिस जो है ना, आप जो भी लेक्चर देखते हैं, आपके पास 1 वीक का टाइम होता है, आप उसे और भी गूगल क्या करें, मैंने जिस तरीके से बुक बताई है वो भी पढ़ा करें। ठीक है। तो आपको और जो है वो आपकी नॉलेज जो है वो
इनहेंस होगी, ठीक है। और यार ये इसका नहीं, अच्छा अगला देख लेते हैं। बुक का लिंक आई थिंक अवेलेबल है, बुक बाकायदा PDF वर्जन्स में जो है वो बहुत से यूज़र्स हैं जिन्होंने अपलोड भी की हुई है। मैं देखता हूँ लिंक्डइन, ठीक है। हैव समवन अंडरस्कोर सेमीकोलन डिड नॉट एक्सप्लेन इन अंडरस्कोर सेमीकोलन कुछ भी नहीं करता बेसिकली। वो आपको कोई भी एरर हैंडलिंग की कंडीशन डालते हैं आप रिक्वायर की, लेट सपोज वो पहले फुलफिल होगी, उसके बाद आपका जो भी वो कोड होगा वो रन हो जाता है। इसके ऊपर अभी मैं और बात करता हूँ, ठीक है। तो रन द फंक्शन ट्रांसफर इज़ नॉट वर्किंग, आई थिंक ये मैंने देख लिया था, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो प्रॉपर रन हो रहा था, ठीक है। ये बता भी दिया था, कुछ एक टाइपो एरर था, ठीक है। अच्छा, लिंक्डइन की प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है, मैं आपसे जो है वो एक लिंक शेयर कर लेता हूँ जिससे मैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को बेहतर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको वो लिंक दे देता हूँ। वो जो टूल्स जो है वो जो भी उस लिंक में बताया जा रहा है, जो भी उस ट्यूटोरियल में बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से अपना URL अपडेट कर सकते हैं, अच्छा, और किस तरीके से ऑडियंस अपनी जो है वो ग्रो कर सकते हैं, तो मैं आपसे वो लिंक शेयर कर लेता हूँ। आप वो खुद देखें, सीखें और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपने हिसाब से बेहतर करें, ठीक है। मैं आपसे लिंक वो शेयर कर देता हूँ। आई थिंक ये इशू भी सॉल्व हो गया था। आई थिंक ये एरर कौन सा है, आई थिंक आपने जो है वो स्ट्रिंग में जो है वो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, डाटा लोकेशंस के ऊपर बात करेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर आपने ये जो मेमोरी का जो कीवर्ड लिखा है ना, ठीक है, इस मेमोरी के बाद स्पेस दें। स्पेस देंगे तो पता चलेगा कि ये जो वेरिएबल है अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, ये मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है। अभी मेमोरी और फर्स्ट नेम एकदम से जो है वो मर्ज हो गए, तो सॉलिडिटी के कंपाइलर को पता नहीं चल रहा कि ये स्ट्रिंग का जो है ये वेरिएबल क्या है और कहाँ पे ये स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है। आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। आई थिंक ये सॉल्व भी हो गया था के बाद, बिल्कुल आई थिंक ये हो गया था। तो विच फ्रंट एंड फ्रेमवर्क विल बी यूजिंग, वी विल बी यूजिंग react.js, ठीक है। बुक का लिंक आई थिंक जो है ना अवेलेबल है ग्रुप में, पूरी बुक अवेलेबल है, ठीक है। ओके, देखें, डबल जो इक्विवेलेंट होता है ना, इक्वल टू, डबल इक्वल टू का मतलब होता है आप जब भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि आप एक वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी कर लेते हैं इसके ऊपर भी बात। अदर प्रैक्टिस एग्जाम्पल आई थिंक कैन आई राइट असर्ट। देखें, असर्ट जो है ना, असर्ट करता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल असर्ट जो है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो आपको असर्ट एट द टॉप ऑफ द फंक्शन क्यों बताना है। मेरा सवाल आपसे यही है मोहम्मद यूसुफ, कि अगर आप असर्ट को फंक्शन के ऊपर ही सबसे टॉप पर बता रहे हैं, तो जब मैंने बताया कि असर्ट जो है वो इनपुट की कंडीशंस पर डिपेंड ही नहीं करता है। अब इनपुट की कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, आप अगर कोई यूज़र लेट सपोज स्टेकिंग का ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अगर कोई यूज़र आ रहा है डिपॉजिट करने, लेट सपोज कोई वैल्यू डिपॉजिट कर रहा है सम अमाउंट ऑफ 10 टोकन्स, ठीक है, तो मैं वो वैल्यू देखने के लिए कि क्या आया, उसके पास ये वैल्यू है भी कि नहीं, ये पेरेंट्स है भी कि नहीं, तो मैं रिक्वायर दे सकता हूँ, रिक्वायर लगा सकता हूँ। तो असर्ट किसी इनपुट आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो मैं उसे फंक्शन के ऊपर रखकर क्या करूँ। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि फंक्शन को फंक्शन के बॉटम में उसे यूज़ करूँ फॉर चेकिंग इंटरनल एरर्स, ठीक है। क्योंकि असर्ट को ऊपर रखने का फ़ायदा क्या है जब वो इनपुट कंडीशंस को चेक ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बात हो गई है, मैं जो है वो ये प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हर लेक्चर के जो है ना शुरू में ज़रा जो भी कमेंट्स और जो भी सवालात आए हुए होंगे उनके ऊपर बात कर लिया करेंगे शुरू में 5 से 10 मिनट, और फिर जो है वो नया लेक्चर शुरू किया करेंगे। तो ये हो गया है। अब जो है वो हम अपने जो हमारा जो एजेंडा है आज का लेक्चर नंबर 9 में हम डाटा लोकेशंस के ऊपर बात करेंगे। हम जो है वो किस तरीके से डाटा स्टोर हो सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में या ब्लॉकचेन में, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसके लिए काम कर लेते हैं कि हम जो है ना रिमिक्स पे चले जाते हैं और वहीं पर ही मैं आपको ही समझाऊंगा। तो रिमिक्स में जाते हैं, रिमिक्स में जाने के बाद आई थिंक लेक्चर 9
.sol फाइल का नाम रख देते हैं, ठीक है। डाटा लोकेशंस को दूसरे अल्फाजों में कहूँ कि डाटा स्टोरेज, मतलब कि हम जो डाटा स्टोर करवाएंगे वो सॉलिडिटी में कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो हमने इससे पहले भी जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं अभी तक, ठीक है, जितना भी काम किया है, हमने उधर एक ना एक कीवर्ड ज़रूर देखा होगा, मेमोरी का कीवर्ड या स्टोरेज का कीवर्ड। मेमोरी का तो बहुत बार देखा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग डिफाइन करते वक्त। तो आप कर रहे थे, डाटा को स्टोर करवा रहे थे, लेकिन आपको इतनी इन डेप्थ डिटेल्स नहीं थी। तो आज हमारा फोकस ही यही है कि डाटा का जो लोकेशन है या डाटा जो स्टोरेज है वो किस तरीके से काम करती है सॉलिडिटी में, ठीक है। तो डाटा लोकेशन मीन्स वेयर आवर डाटा विल बी स्टोर्ड, ठीक है। और सॉलिडिटी में देयर आर 3 डिफरेंट प्लेसेस वेयर वी कैन स्टोर आवर डाटा, ठीक है। तो हमारे पास 3 ऐसी जगह हैं सॉलिडिटी में जहाँ पर हम अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखना थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ और वहीं पर ही समझाऊँगा। तो सबसे पहले जूम कर लेते हैं, और मैंने जैसा कि बताया कि डाटा को 3 जगह में स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, सॉलिडिटी में। तो प्रैग्मा सॉलिडिटी कैरेट 0.7.5 कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख लेते हैं डाटा लोकेशन, ठीक है। और कमेंट्स में आपको पता है कि मैं डबल जो है वो फॉरवर्ड स्लैश के ज़रिए कमेंट कर सकता हूँ। तो जिस तरीके से 3 जगह में मैं डाटा स्टोर करवा सकता हूँ। सबसे पहला जो है वो है स्टोरेज का कीवर्ड लगाऊंगा तो मैं डाटा को सबसे पहले कहाँ पे स्टोर करवा सकता हूँ, स्टोरेज, अगर आप करवाना चाहें तो स्टोरेज क्या चीज़ है, स्टोरेज में जो भी आप डाटा स्टोर करवाएंगे वो परमानेंट होगा। दिस इज़ परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। अब परमानेंट स्टोरेज में मैं किस तरीके से अपने डाटा को परमानेंट स्टोर करवा सकता हूँ। तो वो एक एग्जाम्पल है जो आपने की हुई है, हर दफ़ा करते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। अब जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं वो हमेशा स्टोरेज में एज अ परमानेंट स्टोर होते हैं, ठीक है। और हमें बताना भी नहीं पड़ता, उनके साथ कोई कीवर्ड भी नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई इट ओनली फॉर वैल्यू डाटा टाइप्स, ठीक है। कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर आपको डाटा को परमानेंट स्टोर करवाना है तो जो जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं वो हमेशा परमानेंट स्टोर होते हैं। स्टेट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, लेट सपोज यूएंट लिखा मैंने लिख दिया नंबर इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये एक वैल्यू डाटा टाइप है, वैल्यू डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं इसके अलावा, वैल्यू डाटा टाइप्स एरेज हैं, वैल्यू डाटा टाइप्स बूलियन हैं, बाइट्स हैं जो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, एड्रेस भी वैल्यू डाटा टाइप है। तो बहरहाल ये एक स्टेट वेरिएबल है यूएंट, अनसाइंड इंटीजर, पॉजिटिव नंबर हमेशा स्टोर करता है और 123 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो ये एक स्टेट वेरिएबल है और ये इथेरियम की ब्लॉकचेन में ये एज अ परमानेंट स्टोर हो रहा है, ठीक है। समझने की बात ये है, एज अ परमानेंट स्टोर हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं लेट सपोज एड्रेस, ठीक है, एड्रेस डाटा टाइप एक रख लेता हूँ और माय वॉलेट एड्रेस इज इक्वल टू कुछ भी 0 इज इक्वल टू 0x, ठीक है, कुछ भी रखूँ, ठीक है। तो ये भी एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। तो जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं, हमने इससे पहले बहुत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए और हम स्टेट वेरिएबल को सबसे ऊपर फंक्शन अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में शुरू में ही हम जो है वो बता देते हैं, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल्स जो हैं वो हमेशा एज अ परमानेंट स्टोर होते हैं, ठीक है। चलें जी, ये बात हो गई। अच्छा, अब स्टोरेज के बाद अच्छा एक और चीज़ मैं बताता चले जाऊँ। मैंने वैल्यू डाटा टाइप्स की बात की, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बताऊँगा, स्ट्रिंग, लेट सपोज स्ट्रिंग भी एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। तो स्ट्रिंग पे अगर मैं नाम रख देता हूँ, अपने स्ट्रिंग का नाम रख देता हूँ, लेट सपोज माय नेम, ठीक है, इज इक्वल टू XYZ, ठीक है। तो ये भी एक जो है वो
ये भी एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। और मुझे कंपाइल होने दें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये भी एक स्टेट वेरिएबल है, तो ये हमेशा परमानेंट स्टोरेज में जो है वो हमारा डाटा ये वेरिएबल स्टोर हुआ है, स्टोरेज वेरिएबल, ठीक है, या स्टेट वेरिएबल कह दूँ इसे मैं, ठीक है। तो हो गया। अब अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि अब मैं और कहाँ कहाँ डेटा को स्टोर करवा सकता हूँ। मैंने बताया कि 3 तरीके से मैं डाटा को स्टोर करवा सकता हूँ। पहली बात हो गई है हमारी स्टोरेज की। स्टोरेज का कीवर्ड अभी हम देखेंगे भी, कीवर्ड लगाएंगे भी। अभी तो मैं सिर्फ आपको हल्का हल्का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कहाँ पे हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, वो है मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी में जो भी डाटा होगा वो टेम्पररी डाटा होगा, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में, ठीक है, और फंक्शन के वेरिएबल्स में। आप फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फंक्शन का वेरिएबल्स क्या होता है, हमने फंक्शन भी बनाया हुआ है, हमने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स भी बताए हुए हैं, ठीक है। और चलें एक काम करते हैं, तो पहले लिख लेते हैं कि दिस इज़ फॉर टेम्पररी स्टोरेज, ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड इन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और फंक्शन वेरिएबल्स, फंक्शन के जो फंक्शन के इनसाइड वेरिएबल्स जो आप बताएंगे, ठीक है। अच्छा एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, छोटा सा फंक्शन गेट स्ट्रिंग, लेट सपोज नाम रख देते हैं गेट स्ट्रिंग। और अब मैं बताता हूँ कि फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स मैं किस तरीके से मेमोरी का कीवर्ड हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हमने इतनी डेप्थ में उसको पढ़ा नहीं था। तो कीवर्ड लगाते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि फंक्शन के आर्गुमेंट में मैं एक वेरिएबल बता रहा हूँ और उसको बता रहा हूँ मेमोरी, ठीक है। और नाम रख देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। पब्लिक कर देते हैं फंक्शन को, प्योर भी कर देते हैं, ये पब्लिक प्योर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, और ये रिटर्न भी करेगा स्ट्रिंग, एक ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग, और मेमोरी कीवर्ड यहाँ पे भी लगाऊंगा। अब मेमोरी कीवर्ड को ही तो हमने समझना है, ठीक है। और रिटर्न करवा देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा जी ये हो ये रहा है कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी का जो कीवर्ड है, मेमोरी में अगर आप कोई वेरिएबल स्टोर करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो टेम्परेरी स्टोर होता है। और मेमोरी का कीवर्ड आपने अक्सर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में, ये एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम ये है और फंक्शन का आर्ग्यूमेंट सिर्फ इस वक्त एक ही है, तो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में यूज़ होता है। और फंक्शन के, अगर मैं फंक्शन में कोई वेरिएबल स्टोर करवा रहा हूँ कोई वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेट सपोज यू इंट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5, तो ये जो एक वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल भी कह सकता हूँ मैं इसे या इसे जो है वो मैं ये मेमोरी में स्टोर हो रहा है ये वेरिएबल। अब सुने, होता ये है कि जो भी फंक्शन में जब तक ये मेमोरी में ये एक वेरिएबल स्टोर हो रहा है और ये एक वेरिएबल स्टोर हो रहा है, तो जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू नल हो जाती है, या भूल जाएं इसे कहें कि, क्योंकि वो दोबारा रेडी हो जाता है जब दोबारा फंक्शन कोई एग्जीक्यूट करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज अगेन डिपॉजिट का, स्टेकिंग की एप्लीकेशन है, ठीक है, स्टेकिंग की हमारी एप्लीकेशन है। लेट सपोज मान लेते हैं कि आपने स्टेकिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है। और स्टेकिंग के कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या रहा है कि सबसे पहले यूज़र आएगा, अपना वॉलेट तो कनेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर उसको स्टेकिंग करनी है तो वो डिपॉजिट कराएगा कुछ ना कुछ टोकन्स, उसकी मर्ज़ी है, वो 10 करवाए, 100 करवाए, 500 करवाए, 1000 करवाए, ठीक है। आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें एक डिपॉजिट का फंक्शन है कि जब भी यूज़र आएगा कनेक्ट करने के बाद वो डिपॉजिट को कुछ ना कुछ करेगा, तभी उसे अकॉर्डिंग टू द APY रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब डिपॉजिट का लेट सपोज आप फंक्शन बना रहे हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने डिपॉजिट का एक फंक्शन बना रहे हैं और उस डिपॉजिट के फंक्शन में आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया है, ठीक है। अब वो आर्ग्यूमेंट लाजमी तौर पर मेमोरी का ही आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि लेट सपोज जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, मैं एक यूज़र आया हूँ, मैंने डिपॉजिट का फंक्शन रन किया है और मैंने उस डिपॉजिट के फंक्शन को रन करते वक्त मैं बताऊंगा ना कि मैं कितना करवा रहा हूँ, 10 टोकन्स करवा रहा हूँ, 1000 टोकन्स करवा रहा हूँ, 5000 करवा रहा हूँ। तो जब डिपॉजिट का फंक्शन रन होने लगा तो मैंने अपनी एक वैल्यू बताई कि मैं एज अ इनपुट आर्ग्यूमेंट या उसे फंक्शन आर्ग्यूमेंट में कहूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे लेट सपोज यू इंट
ठीक है, यूएंट लिखूंगा और मैं लिखूंगा डिपॉजिट वैल्यू। आप फंक्शन जो बना रहा है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बना रहा है, मैंने एक लेट सपोज ये डिपॉजिट का ही फंक्शन है, ठीक है, तो डिपॉजिट, ठीक है, तो सॉरी ये सेमीकोलन नहीं आएगा, तो ये देखें ये एक आर्गुमेंट है यूएंट डिपॉजिट का, फंक्शन का भी बॉडी को छोड़ दें। तो जब डिपॉजिट का फंक्शन, लेट सपोज मैं एक यूज़र हूँ, जब मैंने रन किया तो मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट अमाउंट लिखी होगी। मैं अगर 10 टोकन्स करवाना चाह रहा हूँ तो मेरी मर्ज़ी है, दूसरा यूज़र अगर 500 करवाना चाह रहा है तो वो उसकी मर्ज़ी है। तो ये हमेशा ये स्ट्रिंग के साथ मेमोरी क्यों लगाना पड़ता है, यूएंट के साथ नहीं लगाना पड़ता, ये अभी मैंने बताया है और दोबारा भी बताता हूँ। तो जितने भी फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, ये फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट्स है, कॉमा से पहले एक आर्ग्यूमेंट है, कॉमा के बाद एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये मेमोरी में स्टोर होते हैं। मेमोरी में मतलब कि टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये दोबारा 0 0 हो जाएंगे या नल हो जाएंगे, ठीक है, इनके पास कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि देखें दोबारा फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो गया तो जब दोबारा कोई यूज़र फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहेगा तो इस वक्त डिपॉजिट की वैल्यू होनी चाहिए 0, और जब यूज़र पुट करेगा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, 100 करे 10 अपने 1000 करे 10 टोकन्स, तो ये दोबारा उस वैल्यू को पकड़ेगा, फंक्शन की बॉडी में जाएगा, उस वैल्यू को फंक्शन की बॉडी में यूज़ करेगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, हमें ग्रीन टिक यहाँ पे कंसोल पे नज़र आ गया, तो ये दोबारा वैल्यूज़ जो हैं ये 0 0 हो जाएंगी। तो अगर ये मेमोरी में नहीं होते, लेट सपोज सॉलिडिटी में एक कॉन्सेप्ट है, अगर ये मेमोरी में नहीं होते, ये परमानेंट स्टोरेज में जा रहे होते फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स, तो मैं ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं बना सकता जो जिसको मैं बार बार एग्जीक्यूट कर सकूं फॉर डिफरेंट यूज़र्स, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ है कि मेमोरी के कीवर्ड को, मेमोरी का मतलब है कि ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है और ये सिर्फ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में और फंक्शन में आप जितने भी वेरिएबल्स बताएं उसमें यूज़ होता है। लेट सपोज अगर मैं एक और स्ट्रिंग यहाँ पर बताना चाहूँ तो स्ट्रिंग के साथ मेमोरी का कीवर्ड मुझे लगाना पड़ेगा। मैं बना देता हूँ टेस्ट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये भी जो वेरिएबल है टेस्ट का, ये टेस्ट एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है, स्ट्रिंग डाटा टाइप का, और ये जो है ये मेमोरी में स्टोर है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ बताता चले जाऊँ, दोबारा मैंने ऊपर भी थोड़ी सा बताई है, अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा बता रहा हूँ कि देखें स्ट्रिंग के साथ मुझे क्यों लगाना पड़ता है मेमोरी का कीवर्ड और यूएंट के साथ नहीं लगाना पड़ता। ये सिर्फ ये बात समझ लें कि जितनी भी वैल्यू डाटा टाइप्स हैं ना, वैल्यू डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, उनके साथ मुझे नहीं बताना पड़ता कि ये मेमोरी में स्टोर हो रही हैं या स्टोरेज में जा रही हैं। तो वैल्यू डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं मैंने आपको बताया, यूएंट, इंट, दोनों वैल्यू डाटा टाइप्स हैं। एड्रेस वैल्यू डाटा टाइप है, एरे डाटा टाइप है, बाइट्स एक डाटा टाइप है, ठीक है, जो हमने पढ़ी नहीं है। बूलियन खुद से एक वैल्यू डाटा टाइप है, तो हमें नहीं बताना। हाँ, स्ट्रिंग के केस में हमें बताना पड़ता है कि स्ट्रिंग मेमोरी में जा रहा है या टेक्स्ट में जा रहा है। अब अगर मैं नहीं बताऊंगा ना तो मुझे एक एरर आएगा, देख रहे हैं एरर आ रहा है, तो मुझे बता रहा है कि टाइप एरर, डाटा लोकेशन मस्ट बी मेमोरी और कॉल डाटा फॉर पैरामीटर इन फंक्शन। अच्छा देखें, अब जब मैंने एरर किया तो मेमोरी के बाद वो क्या बोल रहा है, या तो मेमोरी होगी इसकी डाटा स्ट्रिंग की, या तो ये कॉल डाटा होगा। समझ में आ रहे हैं कि अगर मैंने कीवर्ड नहीं लगाया स्ट्रिंग के साथ तो मुझे एक एरर आ रहा है, और एरर में बोल रहा है कि या तो इस स्ट्रिंग की जो डाटा टाइप जो स्टोरेज है या तो वो मेमोरी होगी या वो कॉल डाटा होगी। कॉल डाटा क्या चीज़ है, कॉल डाटा तीसरी जगह है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो पहली क्या थी, स्टोरेज, जहाँ पे परमानेंट जो है वो हम डाटा को स्टोर करवाते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी थी मेमोरी, जहाँ पे टेम्परेरी होता है स्टोरेज, टेम्परेरी होता है डाटा स्टोर, ठीक है, और ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में और फंक्शन के वेरिएबल्स में, जिस तरीके से ये एक फंक्शन का वेरिएबल है, ये एक फंक्शन का वेरिएबल है, ये दोनों मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो खैर ये तो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी यही वैल्यू रहेगी इसकी, ठीक है। मैं आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये वैल्यूज़ नल हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज हो गया, मेमोरी हो गया, और जो तीसरी डाटा टाइप है उसे कहते हैं कॉल डाटा, ठीक है। कॉल डाटा में भी हम जो है वो डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, कॉल डाटा इतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन यूज़ होता है व्हेन यू आर डूइंग एडवांस सॉलिडिटी, ठीक है। आई थिंक अभी तो हम इतना यूज़ नहीं करेंगे इसको, लेकिन बहरहाल इसको समझना लाजमी है। अच्छा, कॉल डाटा क्या चीज़ है, कॉल डाटा भी बिल्कुल मेमोरी की तरह ही है, लेकिन समझें मेमोरी में जो है ना हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं, डाटा को
राइट भी कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल अगर वो मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो हम उसको रीड भी कर सकते हैं, उसको राइट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ कॉल डाटा है तो हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, हम उसको राइट नहीं कर सकते। कैसे? एक एग्जाम्पल देने लगा हूँ और अभी देखिएगा एरर आ जाएगा। लेट्स सपोज ये टेक्स्ट का जो आर्ग्यूमेंट है ना, मैं इसको कर देता हूँ मेमोरी की जगह कॉल डाटा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि ये जो टेक्स्ट का जो वेरिएबल है ना, टेक्स्ट को कहता हूँ इज इक्वल टू हेलो। तो देखें मैं इसको राइट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि यूज़र ने बेशक यहाँ पे कोई भी इनपुट दिया हो, टेक्स्ट पे हेलो लिखा हो, उसने कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब मैं इसको ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे नहीं करने दे रहा। लेकिन अब अगर मैं इसको मेमोरी पे कर लेता हूँ, ठीक है, तो आई कैन ओवरराइड दिस डाटा। ठीक है, एरर गायब हो गया। समझ रहे हैं? ये खैर वार्निंग्स हैं, छोड़ दें। ठीक है, तो बात समझ में आ रही कि कॉल डाटा में जो भी वेरिएबल आएगा उसको सिर्फ मैं रीड कर सकता हूँ, राइट नहीं कर सकता हूँ। मेमोरी में मैं बिल्कुल डाटा को एज अ टेम्पररी स्टोर करवा रहा होता हूँ, लेकिन मैं उसको रीड भी कर सकता हूँ, मैं उसको राइट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये होगी बात। अब चलें जी, आई थिंक बात हो चुकी है। अगेन स्टोरेज में हम डाटा को एज अ परमानेंट स्टोर करवाते हैं। जितने भी स्टेट वेरिएबल्स मैं बनाऊँ, मैं एक और वेरिएबल बना दूँ, लेट्स सपोज यू एंड माई थर्ड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 25। तो ये भी स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, और ये डाटा जो है ये एज अ परमानेंट स्टोर हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ बताते जाऊँ रिगार्डिंग गैस। खैर गैस फीस को तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी अगर आप ब्लॉकचेन में डाटा स्टोर करवा रहे हैं तो उसके फ़ीस बढ़ जाती है, या तो लेट्स सपोज आपके कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस बढ़ जाती है। अगर कोई डाटा, जितना ज़्यादा डाटा आप ब्लॉकचेन में स्टोर करवाएंगे तो जब लेट्स सपोज जब आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने जाएंगे तो आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी। ठीक है, मेमोरी के कीवर्ड्स, मेमोरी में अगर कोई डाटा होगा तो उसके ऊपर इतनी गैस फीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। गैस फीस के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, स्टोरेज हो गया, बात होगी, मेमोरी हो गया, कॉल डाटा पे बात होगी। चलें जी, अब एक मैंने आपको जिस तरीके से बोला कि आज जो है वो मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक है, और एक असाइनमेंट भी दूंगा और असाइनमेंट समझा दूंगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट चल कैसा रहा है। ठीक है, और उसमें से आपको गलती खुद ढूंढनी है। ठीक है, और उसको ठीक करना है, और फिर जो है वो अपना जो भी आंसर हो, जो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ठीक कर लेते हैं तो आपने कमेंट्स में उसको पेस्ट कर देना है विद करेक्ट आंसर्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को जब आप टेस्ट करेंगे तो अगर आपका सही रिजल्ट आ रहा होगा तो आप पेस्ट कर सकते हैं उस स्क्रीनशॉट को। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, आई थिंक ये समझ आ गया होगा, तो इसको हटा देते हैं। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट कर दिया है। आप यहाँ से इसको खुद लिख भी सकते हैं, मैं नहीं दे रहा कोई भी गिट का लिंक जहाँ से आप ये इस कॉन्ट्रैक्ट को डिपॉजिट लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुद लिखें। बस 22 लाइन्स ऑफ कोड तो है। प्रैग्मा सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहा है, चल कैसा रहा है ये मैं बताता हूँ। गलती क्या है ये आपको खुद ढूंढनी होगी। कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आई थिंक 24 लाइन्स ऑफ कोड है ओनली। ठीक है, और सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट का नाम मैंने रख दिया मेमोरी एंड स्टोरेज। कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एक मैपिंग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिट इनटू यूज़र्स। ठीक है, और यूज़र जो है वो एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट डाटा टाइप है, और यूज़र में हम बेसिकली यूज़र की आईडी ले रहे हैं। आईडी 0 1 2 कोई भी एक यूनिट है। ठीक है, और यूज़र का बेसिकली बैलेंस जो है वो हम कर रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन बनाया है हमने ऐड यूज़र का। ठीक है, जहाँ से हम फंक्शन को अपने यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। फिर जो है वो हम ऐड करते वक्त बैलेंस बता देंगे। लेट सपोज एक यूज़र ऐड कर रहे हैं, लेट सपोज अभी करते भी हैं, अभी टेस्ट का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो एक यूज़र ऐड करते हैं, उसको कुछ ना कुछ आईडी देंगे और उसका कुछ ना कुछ बैलेंस डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फिर उस बैलेंस को अपडेट करूँगा मैं, उस यूज़र के बैलेंस को अपडेट करूँगा मैं। ठीक है, ये उसका कोड है। और गेट बैलेंस का एक फंक्शन है कि अगर मैं आईडी लिखूँ तो मुझे उस यूज़र का बैलेंस आना चाहिए। बहरहाल अभी जो है ना, ज़रा इस कॉन्ट्रैक्ट को हो गया है कंपाइल, इसको ज़रा टेस्ट करते हैं। ठीक है, और आई थिंक बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें डिप्लॉय कर दिया,
हो गया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय। एक एरर आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में अभी जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने, तो वो चीज़ आपको ठीक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो है ऐड यूज़र। ऐड यूज़र पे जब क्लिक करता हूँ तो इसको आईडी दे देता हूँ 1 और इसका बैलेंस डिफाइन कर देता हूँ 200, ठीक है। ट्रांजैक्ट करता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे ग्रीन आ गया है और यूज़र ऐड हो चुका है। अब मैं ज़रा इस यूज़र का पहले बैलेंस देख लेता हूँ, गेट बैलेंस। तो गेट बैलेंस का जो फंक्शन है उसको सिर्फ एक आईडी चाहिए, मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो 200 आ गया कि इस यूज़र की सिर्फ एक ही यूज़र है, उसकी पहले यूज़र की आईडी क्या है 1 और उसका बैलेंस क्या है 200, जो हमने फ़ौरन अभी आप बताया है, ठीक है। अब करते हैं अपडेट बैलेंस, मतलब कि पहले ही यूज़र का मैं बैलेंस अपडेट करता हूँ। अभी क्या है 200 है, ठीक है। अब कर देते हैं 250। अब मैं ट्रांजैक्ट कर रहा हूँ, ट्रांजैक्ट हो गया, एरर भी नहीं आया कोई, ठीक है। गेट बैलेंस देखता हूँ पहले यूज़र का, गेट बैलेंस अभी भी 200 दिखा रहा है। तो असाइनमेंट यही है कि क्यों ये 200 दिखा रहा है जबकि अपडेट बैलेंस का फंक्शन बिल्कुल सही रन हुआ है, ठीक है। कि 250 मैंने जब बैलेंस कर दिया अपने इस यूज़र का, तो इसने मुझे क्यों 200 दिखाया। दोबारा कर लेते हैं, अब 250 है तो लेट्स सपोज 300 इसका कर देते हैं। ट्रांजैक्शन हुई बिल्कुल आपके सामने और 300 होना चाहिए अब इसका बैलेंस, लेकिन अब भी चेक कर रहा हूँ तो 200 है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या ऐसी गलती है, ठीक है, कि क्या ऐसी गलती है जिसको मैं ठीक करूँ तो ये मेरा इशू जो है ये सॉल्व हो जाए। तो ये है आपका असाइनमेंट, और कोई इतना बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 24 लाइन्स ऑफ कोड है, ठीक है। और लिखें इस कॉन्ट्रैक्ट को और फिर जो है वो इस एरर को ढूंढें कि क्या ऐसी गलती है जिसकी वजह से मैं अपने यूज़र का बैलेंस अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। यूज़र ऐड करें, एक और यूज़र ऐड कर सकते हैं, उसको आईडी दें 2 दे दें, इसका बैलेंस रख दें 500, ट्रांजैक्ट करें, हो गया। अब मैं आईडी नंबर 2 का बैलेंस देख लेता हूँ 500। अब मैं अगर आईडी नंबर 2 के बैलेंस को 500 से जगह 600 करना चाहता हूँ, ये हो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी भी 500 दिखा रहा है। तो ये एरर ढूंढना है और इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, आज के इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो भी अपना आप जो जब भी ये असाइनमेंट करें तो अपना स्क्रीनशॉट पेस्ट करें, मैं जो है वो देखूँगा और फिर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।